हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 था सॉल्यूशन, वो हम पढ़ रहे थे। उसके जो हमने 2 पार्ट थे वो पहले कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके तीसरे पार्ट के बारे में। दोस्तों जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो किस तरीके से द्रव के अंदर उनकी विलेयता होती है और उनकी विलेयता को कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, वो हमने पढ़ लिया था सेकंड पार्ट के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों जो गैस होती है वो गैस से किस तरीके से द्रव के अंदर घुलती है, उनकी विलेयता किस तरीके से होती है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। अब दोस्तों ये होता क्या है और गैसों की द्रव में विलेयता किस प्रकार से होती है। दोस्तों जिस तरीके से ठोस पदार्थ होते हैं वो द्रव के अंदर घुलते हैं, हमने देखा था उसमें। जो जैसे आप शक्कर है, शक्कर को आप पानी में डालते हो वो घुल जाती है। नमक है, नमक को पानी में डालते हो वो घुल जाती है, यानी उसकी विलेयता रहती है। वैसे ही जो गैसेज होती है, जो गैसें होती है वो भी द्रव के अंदर घुलती है दोस्तों। तो किस प्रकार से वो घुलेगी और गैसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से ऐसे कारक होंगे वो प्रभावित करेंगे, वो सारा आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो गैसों की द्रव में विलेयता का क्या मतलब है दोस्तों। जैसे सपोज हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें, हम वायु में जो घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उस श्वसन के लिए उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन के लिए भी उनको भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी ऑक्सीजन श्वसन के लिए, उनके लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों वो श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं दोस्तों। तो जो हमारे पास गैस होती है उस गैस की द्रव में विलेयता को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो गैस की द्रव में विलेयता को, जो हमारे पास में एक गैस की जो द्रव में विलेयता होती है दोस्तों, उसको हम बताते हैं किससे, अवशोषण गुणांक से। यानी किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो कैसे पता चलेगी, उसके अवशोषण गुणांक से पता चलेगी। अब ये क्या चीज है दोस्तों, अवशोषण गुणांक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में 1 सेमी क्यूब यानी 1 घन सेमी का हमारे पास में कोई जल, मान लो 1 घन सेमी जो हमारे पास पात्र है उसके अंदर जल भरा हुआ है और उस जल के अंदर कितनी गैस घुली हुई है, वो जो घुली हुई गैस होगी वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, अवशोषण गुणांक कहलाता है उसका। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लो हमारे पास में ये 1 घन सेमी का कोई पात्र है, सपोज इस तरीके से, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है हमारे पास में वो 1 सेंटीमीटर है। तो एक लंबाई है, 1 की चौड़ाई और 1 की ऊंचाई है, तो यानी 1 क्या हो गया हमारे पास में, 1 सेमी क्यूब का हो गया हमारे पास में पात्र। अब इस 1 सेमी क्यूब पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों, जल भरा हुआ है। मान लो इसके अंदर हमने क्या भर दिया, जल भर दिया इस तरीके से। अब इस जल के अंदर कितनी गैस घुली हुई है, उस गैस का कितना आयतन है, 1 घन सेमी जो हमारे पास में द्रव होता है उस 1 घन सेमी द्रव के अंदर कितनी गैस घुली हुई है दोस्तों, उसका कितना आयतन है, वो जो आयतन होता है वही क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। और जिन गैसों के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है उनकी विलेयता भी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास में अवशोषण गुणांक होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो गैस होती है वो गैस जो द्रव के अंदर जो विलेयता होगी उसको कौन कौन से कारक होंगे वो प्रभावित करेंगे। तो चलो आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उससे पहले हम अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको बताई अवशोषण गुणांक क्या था। अगर हम अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों क्या होगा कि 1 घन सेमी द्रव में घुली गैस का जो आयतन होता है, गैस का आयतन क्या कहलाएगा दोस्तों, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी 1 घन सेमी द्रव में घुली जो गैस का जो आयतन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाएगा।
और किसी गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा, यानी जो अवशोषण गुणांक होता है दोस्तों, अवशोषण जो गुणांक है, अवशोषण गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा, किसी भी गैस की जो विलेयता होगी वो उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यानी अवशोषण गुणांक की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो विलेयता जो होगी गैस की वो भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो एक घन सेमी द्रव के अंदर जो घुली गैस का जो आयतन होता है वो क्या कहलाता है, उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं, जो गैस की द्रव में विलेयता होती है उसको कौन कौन से ऐसे कारक है वो प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से गैस की जो होती है वो कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में किसी द्रव के अंदर घुलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें सबसे पहला है हमारे पास में गैस की प्रकृति। तो फर्स्ट है हमारे पास में गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। तो सबसे पहले इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये गैस की प्रकृति से क्या मतलब है दोस्तों। तो गैस की प्रकृति का क्या मतलब है, गैस की प्रकृति का मतलब ये दोस्तों कि ऐसी गैसें कि जो किसी विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाएगी या किसी विलायक के अंदर आयनित हो जाएगी, तो वो हमारे पास जो गैसें होगी उनकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ऐसी गैसें जो किसी विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है अथवा उस विलयन के अंदर क्या होती है, आयनित होती है, अथवा विलयन में आयनित होती है, उनकी विलेयता अधिक होगी, उनकी विलेयता अधिक होगी या अधिक होती है। यानी ऐसी गैसें जो किसी विलायक से क्रिया करके क्या करेगी, यौगिक बनाएगी या विलयन के अंदर क्या होगी, आयनित होगी। तो ऐसी जितनी भी गैसें होगी दोस्तों, वो उनकी जो विलेयता होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा मात्रा में उस द्रव के अंदर घुलेगी। तो दोस्तों कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में अमोनिया है, जैसे CO2 है, जैसे HCl है। तो ये ऐसी गैसें हैं दोस्तों, इनकी जो विलेयता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होती है। जैसे मान लो पानी के अंदर अगर आप इनको घोलोगे तो ये ज्यादा मात्रा में घुलेगी, इनकी विलेयता ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, जैसे मान लो कि हमने NH3 लिया, अब इस NH3 को अगर आप पानी के अंदर डालते हो H2, तो ये NH3 इस H2O के साथ में क्रिया करके एक यौगिक बनाता है NH4OH, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो गैस थी, अमोनिया जो गैस थी, उसको आपने जल के अंदर जैसे डाला तो उसने क्या बना दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। तो हमने परिभाषा से पढ़ा है कि ऐसी गैसें जो किसी विलायक से क्या होती है, क्रिया करके या तो यौगिक बनाएगी अथवा विलयन के अंदर क्या होती है, आयनित होगी। तो ऐसी गैसों के लिए विलेयता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे हम देख सकते हैं जैसे CO2 होता है, CO2 को भी जब आप इस पानी के अंदर मिलाते हो तो ये भी एक यौगिक बनाएगी, ये बनाता है H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। इस वजह से इनकी जो विलेयता होगी दोस्तों वो ज्यादा होगी किसी विलायक के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमारे पास में गैस की प्रकृति। दूसरा है हमारे पास, तो दोस्तों दूसरा जो हमारे पास में वो है टेम्परेचर यानी ताप। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे कोई गैस जैसे मान लो कोई द्रव है हमारे पास में और उसमें किसी प्रकार की गंध आ रही है यानी बदबू आ रही है उस पानी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं। उबालने के बाद में क्या होता है कि उसमें से जो गंध होती है वो हट जाती है, वो बदबू होती है वो बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जिस वजह से उसमें वो बदबू आ रही थी, जैसे आपने उसको गर्म किया, वो गर्म करने से वो गैस थी, घुली हुई गैस थी, वो वहां से हट गई और जो पानी हो गया वो कैसा हो गया, स्वच्छ हो गया। ठीक है, पीने लायक हो गया। तो
ताप का ये प्रभाव पड़ता है कि अगर मान लो कोई गैस किसी द्रव के अंदर घुली है, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता होगी वो घट जाएगी, यानी हट जो घुली हुई गैस है वो भी क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी, और विलेयता होगी उसकी कम हो जाएगी दोस्तों। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता जो होती है वो घट जाती है, गैस की विलेयता घट जाती है। यानी टेम्परेचर को जैसे ही आप बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर जो गैस की विलेयता होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जैसे आप उसको टेम्परेचर दोगे गैस के अणुओं को ऊर्जा मिलेगी, और गैस के अणु तो पहले से ही क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर थोड़ी सी और ऊर्जा मिल जाए तो और तेजी से गति करने लग जाएंगे, तो वहां से जो द्रव था उसमें से वो वहां से हट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर गैस की जो विलेयता होती है वो घट जाती है। लेकिन इसमें भी दोस्तों अपवाद है। अपवाद कौन सा है, वो अपवाद ये है दोस्तों, हाइड्रोजन और जो हीलियम है, ये दो ऐसी गैसें हैं दोस्तों, यानी ये ऐसी गैसें हैं इनकी जो विलेयता होगी वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी इसमें उल्टा होता है। इसमें तो ये था कि वैसे तो क्या होता है कि किसी जो गैस होती है उसकी विलेयता ताप के साथ घटती है, लेकिन जो हाइड्रोजन और हीलियम जो है हमारे पास में, इन गैसों के लिए ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विलेयता ज्यादा होगी, यानी ज्यादा मात्रा में घुलेगी। अब इनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम को जब आप पानी के अंदर घोलते हो तो उष्मा का क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है इसके अंदर, यानी इसमें जो अभिक्रिया होगी वो कैसी है, उष्मा शोषी होती है। जब आप हाइड्रोजन और हीलियम को पानी के अंदर घोलते हो तो उष्मा का जब अवशोषण हो रहा है दोस्तों, हमने पढ़ा था जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और जो हीलियम होता है उनको जब आप पानी के अंदर घोलते हो तो वो उष्मा का अवशोषण करती है, जिससे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की जो विलेयता होगी, विलेयता ताप के साथ क्या होगी, ताप के साथ बढ़ती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि इनको द्रव में घोलने पर, यानी जैसे पानी के अंदर घोल लिया आपने, घोलने पर हाइड्रोजन और हीलियम की जो विलेयता होगी दोस्तों वो ताप के साथ बढ़ती है, क्योंकि इनको जब आप द्रव में घोलते हो या द्रव में घोलने पर उष्मा का क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। इनको द्रव में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है, यानी जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी दोस्तों, उष्मा शोषी अभिक्रिया होने के कारण ऐसा होता है कि जैसे आप इनको घोलोगे तो उष्मा का अवशोषण होगा, तो ताप बढ़ाओगे तो विलेयता अपने आप बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में मैंने आपको बताया था जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उनमें ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था यहाँ पे ये जो अपवाद है हाइड्रोजन और हीलियम, उनमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर जो विलेयता होगी वो बढ़ेगी। आगे हम बात करते हैं तीसरे की। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास में वो है प्रेशर, दाब। अब देखो दोस्तों, क्योंकि दाब जैसे हमने उसमें पढ़ा था ठोस की द्रव में विलेयता, वहां पे तो ये था कि जो ठोस और द्रव दोनों ही कैसे थे दोस्तों, असंपीडित थे, मतलब जिनको हम संपीडित नहीं कर सकते, जिनको हम प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो गैस है, ठीक है, वो कैसी प्रकृति है, संपीडीय होती है दोस्तों, उनको हम प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस गैस के ऊपर दाब का प्रभाव पड़ता है। अब इस गैस के ऊपर दाब का जो प्रभाव है, किस तरीके से दाब का प्रभाव पड़ेगा इसकी विलेयता के ऊपर, उसको एक वैज्ञानिक था हेनरी, उसने एक नियम के द्वारा समझाया। यानी गैस की द्रव में विलेयता को हेनरी ने एक नियम के द्वारा बताया था दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। तो यहां हम लिख सकते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता को हेनरी ने एक नियम के द्वारा बताया, इसे हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं।
अब हेनरी ने क्या किया दोस्तों कि गैस की द्रव में विलेयता को हेनरी ने क्या किया, एक नियम के द्वारा बताया जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। अब वो हेनरी का नियम क्या है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, ठीक है, और प्रेशर को बढ़ाया। तो उस तरीके किस प्रकार से उसकी विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, वो हेनरी के नियम में आएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं, हेनरी का जो नियम है वो क्या होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास में हेनरी का नियम, हेनरी का नियम या हेनरी नियम, हेनरी का नियम। अब ये क्या है दोस्तों, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी ने ये कहा यानी कि वाष्प अवस्था में किसी जो हमारे पास में गैस होती है, उस गैस का जो आंशिक वाष्प दाब होगा दोस्तों, वो गैस के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस गैस की मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब यानी आंशिक वाष्प दाब को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आंशिक वाष्प दाब गैस के मोल अंश, यानी हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया, x और ये गैस का मतलब गैस की बात कर रहे हैं, गैस के मोल अंश। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब होता है, गैस के मोल अंश के क्या होता है, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का जो यानी वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब होता है दोस्तों, वो किसके समानुपाती होता है, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एक तो वाष्प अवस्था क्या है, आंशिक वाष्प दाब क्या है, और ये मोल अंश तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। ये दो नए पॉइंट है अपने पास में, एक तो आंशिक वाष्प दाब क्या होता है और एक वाष्प अवस्था का क्या मतलब है। वाष्प अवस्था तो हम जानते हैं जब उसकी वेपर यानी गैस कैसी फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, वाष्प जब उसकी बन रही है उस स्थिति में। आंशिक वाष्प दाब का क्या मतलब है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर हम वायुमंडल की बात करें दोस्तों, इस वायुमंडल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी होती है, ऑर्गन यानी बहुत सारी और भी अन्य गैसें होती है। इस तरीके से ये सारी गैसें मिलकर जो दबाव लगाती है, पूरा दबाव लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। यानी जब ये सारी गैसें मिलकर जो दबाव डालती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन या जो भी वायुमंडल में जो भी गैसें हैं सारी मिलकर जो दबाव डालती है वो कहलाता है एक वायुमंडलीय दाब। और अगर मैं ये कहूं, मान लो कि नाइट्रोजन ने इतना दाब लगाया, ऑक्सीजन ने इतना दाब लगाया, CO2 ने इतना दाब लगाया, तो प्रत्येक का अलग अलग से जो दाब होगा दोस्तों वो कहलाएगा उसका आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब का मतलब है कि जैसे CO2 ने कितना दाब लगाया, O2 ने कितना दाब लगाया, N2 ने कितना दाब लगाया, यानी प्रत्येक का कितना कितना जो दाब है, कितना कितना प्रेशर है वो लगा रही है, वो कहलाएगा उसका आंशिक वाष्प दाब। तो जो हमारे पास में हेनरी का नियम है वो कहता है किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो गैस के मोल अंश के क्या होगा दोस्तों, समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस समीकरण को इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण के रूप में। देखो यहां से हमारे पास में आंशिक वाष्प दाब को तो हमने P से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, P से रिप्रेजेंट किया, और गैस के जो मोल अंश है उसको x गैस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये P समानुपाती किसके हो जाएगा, x और गैस के। P समानुपाती किसके हो जाएगा, x और गैस के। समानुपाती को जब भी हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो समानुपाती को हटाया हमने तो P यहां से आ गया कांस्टेंट KH और यहां से x गैस। ठीक है, यहाँ पे KH का क्या मतलब है, यहाँ पे जो KH होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। हेनरी ने दिया था इसलिए हेनरी स्थिरांक कह दिया हमने, हेनरी स्थिरांक।
और अगर आप के एच की वैल्यू निकालना चाहोगे तो देखो के एच कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, के एच बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन एक्स और गैस। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास में इसको अगर आप पी को कांस्टेंट रखते हो, दाब को कांस्टेंट करते हो, तो अगर आप के एच की वैल्यू और एक्स गैस की वैल्यू देखो, आप इसके व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। मतलब अगर हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा है तो किसी भी गैस की जो विलेयता होगी या उसका मात्रा होगी उस द्रव के अंदर वो क्या होगी, कम होगी। यानी के एच का मान अगर बढ़ेगा, हेनरी स्थिरांक की वैल्यू बढ़ेगी, तो विलेयता होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में डाउन हो जाएगी। उस गैस की जो मोल अंश का मतलब है उसकी कितनी मात्रा है उस द्रव के अंदर या जिसमें अंदर वो घुल रही है, उसकी विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हेनरी स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा, गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी दोस्तों, कम होगी हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास में नियम है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। अब इसका एक ग्राफ बना के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ग्राफ से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में समीकरण दे रखा है। अब इसी समीकरण से हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। तो देखो ग्राफ भी एक इजी है हमारे पास में, देखो किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में ये जो समीकरण है, इस समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से करते हैं दोस्तों। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है क्या, ये जो y बराबर एम एक्स प्लस सी है दोस्तों, वो सरल रेखा का क्या होता है, समीकरण होता है। तो देखो यहाँ पे y एक्स, यानी अगर इसकी तुलना करेंगे तो y के लिए तो ये y एक्स, ये तो आ जाएगा p। यहाँ पे x के साथ में जो गुणांक होता है, यानी x के साथ जो गुणांक होता है दोस्तों, वो रेखा का ढाल होता है। m का मतलब रेखा का ढाल होगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास में, यहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर है, kh के, यहाँ पे, और यहाँ पे x आ रहा है हमारे पास में, तो यहाँ पे x अक्ष पे ये x गैस आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा x गैस हो जाएगा। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस में क्या है, आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमारे पास में, जीरो है। तो इस अभी यहाँ पे हमारे पास में इससे तुलना कर दी। अब देखो आप ग्राफ भी आसानी से बना सकते हो। तो हमने क्या किया, दो ये इस तरीके से दो एक्सिस खींच दी, इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे हमें क्या लिखना है दोस्तों, एक्स अक्ष पे लिखना है एक्स गैस, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और वाई एक्स पे क्या लिखना है दोस्तों, वाई एक्स पे हमें लिखना है पी को लिखना है, चलो ये भी लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो दोस्तों, y बराबर एम एक्स प्लस सी जो हमारे पास में सरल रेखा का समीकरण दे रखा है, उस सरल रेखा के समीकरण के अंदर अगर मान लो हमारे पास में c का मान 0 है, इसका मतलब होगा दोस्तों वो जो सरल रेखा, ये जो रेखा होगी दोस्तों, वो मूल बिंदु से जाएगी। अगर c का मान 0 नहीं होगा तो वो, c का मतलब होता है अक्षों पर काटा गया अंतखंड। अगर अक्षों पर कोई अंतखंड नहीं काट रही है, c की वैल्यू 0 है, तो वो जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से जाएगी। और यदि c का मान दे रखा होगा तो फिर आपको अक्षों को काटते हुए बताना होगा उसमें। अब यहाँ देखो ढाल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और साथ में c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रेखा जो होगी वो यहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो ग्राफ है हम बना सकते हैं किसके लिए, जो हेनरी का जो नियम था, यहाँ P बराबर के एच और एक्स गैस के लिए थे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में था दोस्तों, वो कहलाएगा हेनरी का नियम कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने हेनरी का नियम तो पढ़ लिया, लेकिन हेनरी का जो नियम है वो कहाँ पे लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा, यानी उसकी कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों, कुछ सीमाएं हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी हेनरी का जो नियम है दोस्तों, वो कौन कौन सी कंडीशन में काम करेगा, कौन सी कंडीशन में काम नहीं करेगा, कौन कौन सी लिमिटेशन है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, हमने जो ताप है वो बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर हमने कहा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया उसमें, लेकिन टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दो, यानी ताप जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा दोस्तों कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस की विलेयता बढ़ती जाती है इस नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत आधिक्य में नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो दूसरा है वो दाब
बहुत अधिक ना हो, बहुत अधिक ना हो। ठीक है, इस नियम को फॉलो करने के लिए दोस्तों, हेनरी के नियम को लागू होने के लिए जो विलयन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, तनु होने चाहिए। यानी उसमें जो हमारे पास में विलायक है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। विलयन कैसे होनी चाहिए, तनु होनी चाहिए। तो विलयन कैसे होनी चाहिए, इसमें विलयन जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, तनु होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके इसमें जो हेनरी का जो नियम होगा वो लागू होगा। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि जो गैस होगी, कोई भी जो हमारे पास में गैस है, जिस गैस को आप किसी द्रव के अंदर, किसी विलायक के अंदर घोल रहे हो, गैस की जो विलेयता है, या हम ये भी कह सकते हैं गैस जो है, गैस जो विलायक से कोई क्रिया ना करे, विलायक से कोई रासायनिक क्रिया ना करे, रासायनिक क्रिया ना करे। मतलब ये है कि दोस्तों कि जो कोई गैस होगी हमारे पास में, जिसको आपने, वो विलायक से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है हमारे पास में, उसमें लागू होगी। इसको मैं एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमारे पास में अमोनिया है। ठीक है, इस अमोनिया को आपने सपोज जल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो आपको पता है अमोनिया जब जल के अंदर डालोगे तो इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी उस कंडीशन में, क्योंकि ये जो NH3 जो हमारे पास में दे रखा है और H2 जो हमारे पास में विलायक के रूप में, NH3 गैस के रूप में, तो इस कंडीशन में गैस इसके साथ में रासायनिक क्रिया करेगी और विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हेनरी का जो नियम होगा उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप इसी अमोनिया को किसी बेंजीन वगैरह में डालते हो, C6H6 जो घोलोगे, तो उस कंडीशन में इसकी विलेयता होगी, वो मतलब इसके साथ में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे हेनरी का जो नियम है वो लागू होगा। हेनरी जो नियम यहाँ पे लिख सकते हो, हेनरी नियम जो होगा दोस्तों, हेनरी नियम लागू होगा इस पे, यानी कार्य करेगा इस पे हेनरी का जो नियम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये जो हेनरी के नियम थे दोस्तों वो पढ़े। ठीक है, तो ये इसका तीसरा पार्ट था दोस्तों, जिसमें हमने गैस की द्रव में विलेयता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और जो हेनरी का जो नियम था वो हमने पढ़ा दोस्तों। इसका जो आगे वाला पार्ट होगा दोस्तों, उसके अंदर जो भी इसके आगे के जो हमारे पास में टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नए पार्ट के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।